हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हमारी क्लास के अंदर चल रहा था टॉपिक तंत्रिका तंत्र और उसकी हमने कल एक क्लास ले ली थी और उस क्लास के अंदर हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया था कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और हमने स्टार्ट किया था हमारी क्लास के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको फिर से हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के बारे में हमने कल पूर्ण रूप से पढ़ लिया था और मस्तिष्क की यदि हम बात करें तो मस्तिष्क को भी हमने कुछ हिस्सों में बांटा था, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग हमने देखे थे जिसमें 3 भाग थे, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डायेनसेफेलॉन। घ्राण पिंड जो सूंघने के केंद्र होते हैं, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम जो बुद्धिमत्ता स्मृति इनका केंद्र होता है, और डायेनसेफेलॉन में हमने देखा था एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसके द्वारा जो भी हार्मोन्स स्रावित किए जाते थे उन पे भी नियंत्रण कौन रखता था? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि तो किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे? हाइपोथैलेमस को। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ये हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण रखता है, हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमने देखा था मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं जिन्हें कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा किन्हें कहते हैं या कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा मस्तिष्क में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा होते हैं मध्य मस्तिष्क में। 4 पिंड होते हैं जिसमें से 2 पिंड देखने का कार्य करते हैं और 2 पिंड सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दृश्य और श्रवण के केंद्र मानव मस्तिष्क में कहाँ स्थित होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में ये स्थित होते हैं मध्य मस्तिष्क में। उसके बाद हमने देखा था पश्चिम मस्तिष्क जो स्वयं 3 भागों से मिलकर बना है। अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क में पाया जाने वाला द्रव जीवन रक्षक द्रव कहलाता है। किसी भी कारण से यदि अनुमस्तिष्क डैमेज हो जाता है तो शरीर के पूर्ण का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अल्कोहल पीने वालों में अनुमस्तिष्क जो है वो इसके अंदर जो पाया जाने वाला जीवन रक्षक द्रव है वो सिकुड़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। और आप लोगों ने देखा कि अल्कोहल पीने वालों की चाल का कोई पता नहीं होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी पॉन्स के बारे में, जहाँ पर श्वसन केंद्र पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में। ठीक है, जो हमारी कौन सी क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है। क्लियर है यहाँ पे? अब उसके आगे हम देखते हैं मेरुरज्जु के बारे में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सेकंड पार्ट मेरुरज्जु, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अब सबसे पहले ये चीज़ तो कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने अभी बात करी कि मस्तिष्क का अंतिम हिस्सा क्या होता है? मस्तिष्क का अंतिम हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। ये जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है वो एक छिद्र के द्वारा, यहाँ पर जो मैंने सबसे ज़्यादा डार्क ब्लैक से डॉट किया है, इस छिद्र के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। यानी ये जो मेडुला ऑब्लागेंटा है, मानव मस्तिष्क का अंतिम सिरा, ये मेडुला ऑब्लागेंटा इस छिद्र के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं? इस छिद्र को कहते हैं फोरामेन मैग्नेनम। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नेनम। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब ये मेरुरज्जु है जो हमारे रीढ़ के हड्डी, मतलब मेरुरज्जु के चारों ओर क्या उपस्थित होती है? रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए देखते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु, मस्तिष्क का अंतिम भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन सा? मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, नेक्स्ट कि मेरुरज्जु के चारों ओर कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। ये जो मेरुरज्जु है ये कैसा होता है? रस्सी के समान संरचना होती है। इसके चारों ओर कौन उपस्थित होती है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और एक लाइन और कि इस रीढ़ की हड्डी और इस मेरुरज्जु के बीच में भी क्या पाया जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, वो सेरेब्रो स्पाइनल द्रव क्या कार्य करता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो है वो मेरुरज्जु को पोषण प्रदान करता है और यहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, क्या मेरुरज्जु के आसपास सेरेब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है? तो बिल्कुल जी हाँ, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरुरज्जु का मेन कार्य क्या है। तो मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवृत्ति
प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पे नियंत्रण करता है? प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो पूछा जा सकता है कि प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब देखते हैं कि प्रतिवृत्ति क्रियाएं क्या होती है ना। तो इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? इन क्रियाओं के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल ने सर्वप्रथम प्रतिवृत्ति क्रियाओं की जानकारी दी थी। अब ये प्रतिवृत्ति क्रियाएं क्या होती है? ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता है और इंस्टेंटली हम उस पर रिएक्ट करते हैं, तुरंत हम उस पर ना अपना रिएक्शन देते हैं। जैसे कि कोई गर्म चीज़ है, उस पर अगर हमारा हाथ टच हो गया तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं। निकुली चीज़ कोई हमारे पैर में चुभ गई तो हम पैर को हटा लेते हैं। जैसे कि भोजन को देखा और मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी क्रियाओं जिनके बारे में हमें सोचना समझना नहीं पड़ता है, वो क्रियाएं कहलाती है प्रतिवृत्ति क्रियाएं, और इन क्रियाओं पर नियंत्रण मेरुरज्जु रखता है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि ये प्रतिवृत्ति क्रियाएं जो हैं मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों से नियंत्रित रहती हैं। प्रतिवृत्ति क्रियाओं पे नियंत्रण कौन रखता है? मेरुरज्जु। मेन कार्य मेरुरज्जु का ही है प्रतिवृत्ति क्रियाओं पे नियंत्रण रखना, लेकिन मस्तिष्क भी इसके साथ में शामिल होता है। यानी कि मेन कार्य तो कौन कर रहा है? मेरुरज्जु, लेकिन इसकी सहायता कौन करता है? मस्तिष्क सहायता करता है। इसलिए कहते हैं कि प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों का नियंत्रण होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, हमने देख लिया है कि मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और प्रतिवृत्ति क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में हम सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रतिवृत्ति क्रियाएं भी क्या होती है? दो प्रकार की होती हैं। पहली है कि सरल प्रतिवृत्ति क्रियाएं। सरल प्रतिवृत्ति क्रियाएं किन्हें कहते हैं? दूसरी है प्रानुकूलित प्रतिवृत्ति क्रियाएं, है ना। अब सरल प्रतिवृत्ति क्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो जन्म से ही हमारे साथ में होती हैं, जन्म से ही पाए जाने वाली क्रियाएं जो होती है वो तो कहलाती है सरल प्रतिवृत्ति क्रियाएं। जैसे रोना, हंसना, है ना, ये सारी क्रियाएं तो हम जन्म के समय से ही जन्म के समय से ही हमारे अंदर होती है ना। इनके लिए हम अलग से कोई अभ्यास नहीं करते हैं, हम सीखते नहीं हैं। और दूसरी होती है प्रानुकूलित प्रतिवृत्ति क्रियाएं, या जिसे कह सकते हैं अनानुबंधित अनुकूलित क्रियाएं। जैसे आप लोगों ने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा, और पावलोव के सिद्धांत में होता है ना कि कुत्ते को अभ्यास के द्वारा मतलब वो क्रियाएं अनुकूलित की जाती है ना। तो ऐसी क्रियाएं जिनको हम सीखते हैं या अभ्यास के द्वारा बार बार प्रैक्टिस के दौरान हम उसको मजबूत करते हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं प्रानुकूलित प्रतिवृत्ति क्रियाएं। जैसे साइकिल चलाना हमें जन्म से नहीं आता है, वो हम सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं। जैसे तैरना, स्विमिंग वगैरह करना, ये हमें जन्म से नहीं आती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो हम जन्म के बाद सीखते हैं और अभ्यास के दौरान सीखते हैं, वो कहलाती है अनुकूलित प्रतिवृत्ति क्रियाएं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब जो जन्म से ही है हमारे साथ में, वहाँ तो मेरुरज्जु को सीधा क्या करना है? मस्तिष्क तक पहुँचानी है सूचनाएं, ठीक है ना। लेकिन जो हम अभ्यास के द्वारा सीख रहे हैं ना, ये कैसे होता है कि हम अभ्यास तो एक बार करते हैं और वो जीवन भर फिर हमारे साथ में चलती है। जो ऑलरेडी हमारे साथ जन्म में है, जन्म से हमारे साथ में, उनके लिए हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो जीवन भर हमारे साथ चलेगी। लेकिन जिसको हमने अभ्यास के द्वारा सीखा, वो हमें जीवन भर तक कैसे याद रहती है? तो जिन क्रियाओं को हम अभ्यास के द्वारा सीख लेते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? हमारे मस्तिष्क में जाके स्टोर हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे वो क्रिया करने के लिए हम, जैसे हमें साइकिल चलानी है, तो जैसे हम साइकिल के पास पहुंचते हैं तो मस्तिष्क उस सूचनाओं को, उन क्रियाओं को जो हमने सीख ली है अभ्यास के द्वारा, वो मेरुरज्जु के पास पहुंचा देता है। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए, ये हमने देख लिया है। अब होता क्या है, प्रतिवृत्ति चाप कैसे कार्य करता है। सबसे पहले जैसे मैंने हाथ पे पिन चुभाई है तो एक संवेदना हुई, एक उत्तेजना उत्पन्न हुई, एक उद्दीपन उत्पन्न हुआ, और फिर किस पे हुआ है? जिस पे पिन चुभी है वही हमारा क्या है? संवेदी अंग है। अब यहाँ की संवेदी तंत्रिकाएं, इस अंग में जो संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, वो संवेदी तंत्रिकाएं उस सूचना को कहाँ तक पहुँचाएगी? मस्तिष्क तक पहुँचाएगी, मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाएगी। ठीक है, फिर वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ तक पहुँचाएगा? मेरुरज्जु के पास में। फिर क्या होता है कि यहाँ से चालक प्रेरक तंत्रिकाएं उस सूचना को वापस कहाँ पहुँचाती है? पेशी तक, यानी उस अंग की मांसपेशियों तक पहुँचाती है। तो हम क्या करते हैं? तुरंत उस हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिवृत्ति चाप कार्य करता है और इस प्रकार से मेरुरज्जु प्रतिवृत्ति क्रियाओं को संपन्न करता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमने जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया था, उसमें हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अब इसके बाद में देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तब तक आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट देखना है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कल भी जब हमने इसका चार्ट के थ्रू देखा था तो मैंने बताया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में सभी प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं, ठीक है। फिर उसके आधार पे कि भाई उत्पत्ति के आधार पे तंत्रिकाएं क्या कार्य कर रही थी, कौन से तंत्र बना रही थी, और कार्य के आधार पे तंत्रिकाएं क्या कार्य कर रही थी और कौन से तंत्र बना रही थी। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने मेनली रखा था संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र को, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को रखा था हमने, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसके अंदर सारी की सारी तंत्रिकाएं ही आ रही है, तंत्रिका कोशिकाएं आ रही हैं। तो इस तंत्र में वे सभी तंत्रिकाएं शामिल हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार की तंत्रिकाएं शामिल हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती है। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाएगी और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाएगी। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो कि कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जोड़ी मतलब इनकी जोड़ियों की संख्या पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कपाल तंत्रिकाएं जो हैं उनकी जोड़ी कितनी होती है, तो उनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं पाई जाएगी। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं, और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी जो कि मेरुरज्जु से निकलती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए, फिर हमने बात करी थी कि हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र में संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को रखा था। जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार के तंत्र बनाती हैं। इसमें से एक तंत्र तो वो बनाती है कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक बनाती है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो हमारी प्रेरक तंत्रिका है वो कायिक तंत्रिका तंत्र बनाती है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती है। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। जो क्रियाएं हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उन क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है, कायिक तंत्रिका तंत्र। और जिन क्रियाओं पे हमारी इच्छा के अनुसार जो क्रिया नहीं होती है उन्हें कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, है ना। तो उन पे नियंत्रण कौन रखता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमारा फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, लेकिन हमें इसके अंदर आगे और अच्छे से पढ़ना होता है, इसलिए हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को अलग से जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्लियर हुआ। तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी तंत्रिकाएं आ रही थी। और मेन जो है वो हमने पढ़ ली है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं जो 12 जोड़ी, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं जो 31 जोड़ी होती है, और प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करती है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए, हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र भी देख लिया है, और नेक्स्ट हम देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर से वही चीज़ कि भाई ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही हिस्सा होता है, लेकिन हम इसके खुद के भी 2 भाग होते हैं, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इसको अलग से फिर से पढ़ेंगे, अलग से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सबसे पहले कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी लेंजले नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। उसके बाद कि ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। जो कायिक तंत्रिका तंत्र था वो तो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण कर रहा था, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है, ठीक है। फिर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया, यानी यूँ कह सकते हो कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के स्वयं के 2 भाग होते हैं। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले ये चीज़ तो मैं इन दोनों की डिफरेंस बता देती हूँ, मेन डिफरेंस इनका क्या होता है, उसी के आधार पे हम आगे इनके कार्य देखेंगे। तो जो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। विपरीत कार्य करने का मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। जैसे कोई अगर पॉजिटिव में काम कर रहा है तो अगला जो दूसरा है वो उसके नेगेटिव में काम करेगा, ठीक है। तो ये सबसे इसका मेन डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों विपरीत कार्य करते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे
कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, वरना हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं पे ये नकारात्मक असर ही डालता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है ये हमेशा पॉजिटिव वर्क करता है, यानी हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं पे ये सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। अब जैसे देखते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं। तो जैसे कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है जिसे कहते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो SNS। ठीक है, जो SNS तंत्र होता है वो क्या करता है, हृदय की धड़कन, रक्तदाब, घबराहट और श्वसन दर, हृदय की धड़कन, रक्तदाब, घबराहट और श्वसन दर इनको बढ़ाता है। तो ये हमारे शरीर की कैसी क्रियाएं हैं, ये नकारात्मक क्रियाएं हैं। जब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन कब बढ़ती है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और पीछे से कोई आके आपको एकदम से डरा देता है तो आप चौंक जाते हैं ना, और उस समय आपकी हृदय हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। या सामने किसी जैसे शेर को देख लिया हमने, सामने अचानक से हमारे सामने शेर को देख लिया तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उस समय हमारी श्वसन दर भी बढ़ जाती है, हृदय धड़कन भी बढ़ जाती है ना। या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। तो ये हमारे कैसे कार्य, नकारात्मक कार्य है। तो हृदय की धड़कन, रक्तदाब, घबराहट और श्वसन दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके विपरीत कार्य कौन करेगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी उसको वापस नॉर्मल में कौन लेके आएगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी कि ये हृदय की धड़कन, रक्तदाब, घबराहट और श्वसन दर को कम करता है। जिस कार्य को ये बढ़ा रहा है उस कार्य को वो नॉर्मल ला रहा है, वापस कम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पसीने व एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को ये बढ़ाएगा, तो उस तरफ परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसको क्या करेगा, कम करेगा। फिर है रुधिर में RBC की संख्या को बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र RBC की संख्या को बढ़ाता है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र उसको कम करता है। लैंक्राइमल ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाता है। ये लैंक्राइमल ग्रंथियां होती है अश्रु ग्रंथियां ना, तो अश्रु ग्रंथियों के स्राव को कौन बढ़ाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और उन्हें कम कौन करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है, कर तो नकारात्मक कर ही रहा है। अब जैसे भूख वे जठर रस के स्राव को कम करना, तो भूख कम होना ये भी हमारे शरीर का क्या कार्य है, नकारात्मक कार्य ही है ना। तो भूख को कम करता है और जठर रस के स्राव को कम करता है। तो यहाँ पर कम करता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है और इधर कम करता है कम करता है कम करता है, ऐसा नहीं। हमें देखना है कि ये कार्य हमारे सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो भूख का कम होना नकारात्मक कार्य है, जठर रस का स्राव भी कम होता है तो ये नकारात्मक कार्य है। तो ये कार्य भी कौन कर रहा है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और इसके जस्ट अपोजिट इन कार्यों को वापस सही तरीके से कौन करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी भूख को बढ़ाता है, जठर रस के स्राव को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज तंत्रिका तंत्र भी कंप्लीट होता है। हमने हमारी तंत्र वाली सीरीज़ में ये सेकंड तंत्रिका तंत्र को भी कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हमने तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ से फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले चीज़ तो कि सबसे इंपॉर्टेंट कि तंत्रिका तंत्र में सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका जो है वो विभाजित ही नहीं होती है, तो पुनरुत्भवन की क्षमता भी नहीं होगी। लेकिन अब हम यहाँ पे शब्द यूज़ करें ना सबसे कम, तो मैंने आपको कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि गिलियल कोशिकाएँ होती है ना, गिलियन नामक की कोशिकाएँ होती है, उनमें विभाजन पाया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट की मस्तिष्क के रोग है ना, मस्तिष्क के कौन कौन से रोग हैं। सबसे पहला रोग मेनिंजाइटिस, जो हमने मस्तिष्क के अंदर पढ़ लिया था कि जो मानव मस्तिष्क की झिल्लियाँ होती हैं उनको कहते हैं मेनिंजेस। उन झिल्लियों को क्या कहते हैं, मेनिंजेस। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड और पाया मैटर। इन तीनों को संयुक्त रूप से मेनिंजेस कहते हैं। जब किसी वायरस या बैक्टीरिया के हमारे शरीर में प्रवेश होता है, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश होता है, तो उनके संक्रमण के दौरान मानव मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है और उसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट रोग आता है अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग क्या होता है, याददाश्त कम होना है ना। अल्जाइमर रोग का लक्षण क्या है, याददाश्त कम होना। ये किस वजह से होता है, जब धीरे धीरे तंत्रिका कोशिका नष्ट होने लगती हैं। आप जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर बढ़ेंगे आपकी भी तंत्रिका कोशिका धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी। और हम कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों को देखते हैं कि वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं ना, उन्हें याद नहीं रहता है, तो वो किसका कारण है, अल्जाइमर रोग का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, और कभी कभी ये ना आनुवंशिक भी होता है ना, कि भाई मेनली तो ये वृद्धावस्था तक आते आते होता है, लेकिन कभी कभी आनुवंशिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। ऐच्छिक पेशियों पर अनियंत्रण रहता है। ऐच्छिक पेशियों पर अनियंत्रण कैसे होता है कि जैसे ही आप वही कि वृद्धावस्था में आप पहुँचोगे तो आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा, वो सही ढंग से लकड़ी को नहीं पकड़ पाते हैं, चलते हैं तो उनके हाथ पैर धूसते हुए नजर आते हैं ना। तो ये शरीर में कंपकपी होना है ना, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ऐच्छिक पेशियों पे धीरे धीरे नियंत्रण कम हो जाता है और उसी को कहते हैं पार्किंसन रोग। तो ये दोनों ही रोग मेनली तो क्या है, वृद्धावस्था के रोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिर्गी, है ना। मिर्गी सबने ही सुना होगा। मिर्गी क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो मानव मस्तिष्क होता है वो अचेतन अवस्था में चला जाता है, उसे सुध-बुध नहीं रहती है ना, फिर वो बेहोश हो जाता है ना, देखते हैं आप लोग, है ना। तो ये अचेतन अवस्था में जाने की अवस्था होती है जिसे कहते हैं मिर्गी, और ये किसकी वजह से होता है? प्रदूषण के कारण होता है। अब उस समय जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आप उस व्यक्ति के साथ क्या कार्य करते हो? उस व्यक्ति को कुछ गंधयुक्त पदार्थ सुंघाते हो, जैसे कि आप है ना मोजे सुंघाते हो ना, तो वो इसलिए कि वो गंधयुक्त होते हैं, और जैसे आप उसको गंधयुक्त पदार्थ सुंघाते हो तो उसके ग्रान पिंड जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वापस से मस्तिष्क क्या होता है, चेतन अवस्था में आ जाता है। जो अचेतन अवस्था में चला गया था वो उस गंधयुक्त पदार्थ को सूंघने से वापस चेतन अवस्था में आ जाता है, और फिर वो व्यक्ति जो है जिसको मिर्गी के दौरे पड़े थे वो ठीक हो जाता है और सही ढंग से खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस रोग। ये मस्तिष्क द्रव्य के प्रवाह में बाधा का होता है। हाइड्रोसिफेलस रोग क्या है? जब मस्तिष्क द्रव्य होता है, मस्तिष्क द्रव्य मैंने आपको 3-4 मस्तिष्क द्रव्य बताए, 2 मस्तिष्क द्रव्य बताए थे, सॉरी, प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव एक तो वो बताया मैंने आपको, और एक आनुवांशिक जो जीवन रक्षक द्रव जो कि अनुमस्तिष्क में पाया जाता था। जब किसी कारण से इन द्रवों में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी ये समझ लो कि प्रेमस्तिष्क मेरुद्रव के में पानी भरने लग जाए, तो उससे कौन सा रोग होता है? हाइड्रोसिफेलस रोग। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा घातक होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि अगर प्रेम मस्तिष्क मेरुद्रव में पानी भर जाएगा तो वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा, और उसके दौरान ना प्रेम मस्तिष्क कार्य करेगा ना मेरुरज्जु कार्य करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस रीढ़ की हड्डी में जहाँ मेरुरज्जु पाया जाता है आसपास सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भी पाया जाता है। तो ये अगर प्रेम मस्तिष्क मेरुद्रव सही ढंग से नहीं रहेगा तो ये पोषण नहीं पहुँचाएगा मानव मस्तिष्क के अंगों तक, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो चलिए ये देख लिया है हमने कुछ इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने जो सिनेप्स वाली क्रिया पढ़ी थी, है ना। तो सिनेप्स की क्रिया में हमने पढ़े थे कि सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि सिनेप्स किसे कहते हैं और सिनेप्सिस की क्रिया किसे कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में जहाँ सूचनाओं का संचरण होता है या जहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो संधि स्थल कहलाता है सिनेप्स। ठीक है, जिस स्थल पे, जिस जगह पे 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, आपको समझना है कि मान लीजिए 2 तंत्रिका कोशिकाएं, इन 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जिस स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो स्थान कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। और ये आदान प्रदान की ये क्रिया क्या कहलाती है? तो क्रिया कहलाती है सिनेप्सिस। क्या कहलाती है? सिनेप्सिस क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं ना, ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो मेनली ये होता है 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार यदि हम देखें तो एक तो होते हैं रासायनिक सिनेप्स और एक होते हैं विद्युत सिनेप्स। ठीक है, एक तो होते हैं रासायनिक सिनेप्स जिसमें सूचनाएं जो होगी, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, एक होते हैं रासायनिक सिनेप्स और एक होते हैं विद्युत सिनेप्स। ठीक है, जो रासायनिक सिनेप्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो कि इसके अंदर जो सूचनाएं होती हैं वो रासायनिक रूप में होगी, मतलब या सूचनाओं का जो संचरण होगा वो रासायनिक रूप में होगा, और विद्युत सिनेप्स में सूचनाओं का संचरण विद्युत आवेगों के रूप में होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ सूचनाओं का संचरण रासायनिक रूप में होता है वो रासायनिक सिनेप्स है, और जहाँ सूचनाओं का संचरण विद्युत आवेगों के रूप में होता है, विद्युत सिग्नल के रूप में होता है, वो विद्युत सिनेप्स कहलाते हैं। अब डिफरेंस दूसरा इनका कि इनके द्वारा जो सूचनाएं संचरित की जाती हैं उनकी गति क्या होती, उनका गति या उनकी प्रवाह की दर क्या होती है? अधिक होती है। उनकी गति या प्रवाह की दर अधिक होती है ना, और सर्वाधिक हमारे मस्तिष्क के अंदर सूचनाओं का संचरण इसी सिनेप्स के द्वारा होता है। क्लियर है? क्योंकि इसकी गति और प्रवाह दर क्या होती है? अधिक होती है, मतलब ये जल्दी से जल्दी सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। तो हमारे मानव मस्तिष्क के अंदर सर्वाधिक इसी प्रकार के सिनेप्स होते हैं। विद्युत सिनेप्स की जो गति होती है या जो प्रवाह की दर होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया है कि सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक सिनेप्स और विद्युत सिनेप्स। ठीक है, इसकी गति प्रवाह दर अधिक और इसकी गति प्रवाह दर कम होती है। ठीक है, अब एक चीज़ बात कर रहे हैं हम बार बार की सूचनाओं का संचरण, सूचनाओं का संचरण। तो सूचनाओं का संचरण भी
कितने प्रकार का होता है वो देखना है। सूचनाओं के संचरण को कहते हैं तंत्रिकीय संचरण। क्या कहते हैं? तंत्रिकीय संचरण। अब ये तंत्रिकीय संचरण कितने प्रकार का होता है? तो तंत्रिकीय संचरण भी 2 प्रकार का होता है। इसमें से एक तो होता है तंत्रिका कोशिका संचरण, ठीक है। एक होता है तंत्रिका कोशिका संचरण, जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? जिसके बारे में सर्वप्रथम बताया था हक्सले व हॉगबेन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। हक्सले व हॉगबेन नामक वैज्ञानिक ने। अब ये तंत्रिका कोशिका संचरण क्या है उसको समझना। तंत्रिका कोशिका संचरण है कि जो ये हमारी तंत्रिका कोशिका होती है जिसके 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रोइन और एक्सोन, ठीक है। साइटोन, डेंड्रोइन और एक्सोन, जो हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ साइटोन से एक्सोन के द्वारा एक्सोन में होती हुई सूचना तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचती है। भाई डेंड्रोइड सूचना को रिसीव करता है, एक कोशिका की ही बात कर रहे हैं हमें ना, एक तंत्रिका कोशिका की ही बात कर रहे हैं। डेंड्रोइड सूचनाओं को रिसीव करेगा, साइटोन के अंदर डालेगा और साइटोन से वो सूचना रासायनिक रूप में परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा एक्सोन के अंतिम सिरे तक पहुँच जाती है। एक्सोन के अंतिम सिरे तक क्यों पहुँचती है? क्योंकि इस सूचनाओं को अगली तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इसी सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर जो सूचना का संचरण हो रहा है ना, वो कहलाता है तंत्रिका कोशिका संचरण। या ऐसे समझ लो कि एक तंत्रिका कोशिका के अंदर ही उसके 3 भाग डेंड्रोइड, साइटोन और एक्सोन, इनमें जो सूचना का संचरण हो रहा है वो कहलाता है तंत्रिका कोशिका संचरण, जिसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? हक्सले व हॉगबेन ने बताया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा तंत्रिका संचरण क्या होता है? जिसमें एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचना का संचरण, ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचना का संचरण वो कहलाता है द्विकोशिकीय संचरण, ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये तो अपन ने पढ़ा है अच्छे से, जहाँ हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था। तो इसको कहते हैं, ये होता है सिनेप्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सिनेप्स के द्वारा। और सिनेप्स के द्वारा होता है तो सिनेप्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स शेरिंगटन ने। किसने बताया था? चार्ल्स शेरिंगटन ने। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो तंत्रिका संचरण 2 प्रकार के, एक तो जो सिर्फ तंत्रिका कोशिका के अंदर उसके 3 भाग में होता है वो तंत्रिका कोशिका संचरण, जिसको सर्वप्रथम हक्सले व हॉगबेन ने बताया था। दूसरा तंत्रिका संचरण जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता है, जो किसके द्वारा होता है? सिनेप्स के द्वारा होता है। और सिनेप्स को सर्वप्रथम किसने बताया था? चार्ल्स शेरिंगटन ने। तो चलिए, हमने इस टॉपिक के कुछ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। नेक्स्ट हमें देखना है कि जो ये सिनेप्सिस की क्रिया होती है वो कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा संपन्न होती है ना। तो वो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। सबसे पहली चीज़ तो सिनेप्सिस क्या है वो आपने पढ़ लिया कि सिनेप्सिस एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं का संचरण, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में यहाँ पे सूचना का संचरण, ठीक है। अब ये सूचना का संचरण कुछ रासायनिक हार्मोनों के द्वारा या कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा या कुछ रसायनों के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो ये लाइन आप लिख लो कि सिनेप्सिस की क्रिया कुछ रसायनों द्वारा नियंत्रित होती है। अब वो रसायन कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये हमने चैप्टर के बीच में तो नहीं देखा है, लेकिन अब मैं लास्ट में देख रही हूँ तो इसको मैं इम्पोर्टेंट डलवा रही हूँ, क्योंकि आप इसको लिख लेना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, ठीक है। अब रसायन कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं तंत्रिका हार्मोन्स, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, तंत्रिका हार्मोन्स, ठीक है, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और एक होते हैं तंत्रिका विरोधी हार्मोन, तंत्रिका विरोधी हार्मोन्स, जिन्हें कहते हैं न्यूरो इनहिबिटर्स, ठीक है। एक तो होते हैं तंत्रिका हार्मोन और एक होते हैं तंत्रिका विरोधी हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये सूचना या आवेगों की गति को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव वाले हार्मोन्स हुए, ठीक है ना। ये हार्मोन्स सूचना या आवेगों के संचरण
की गति को बढ़ाते हैं। अब देखिए दोनों ये भी अपोजिट है ना, तंत्रिका हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर और तंत्रिका विरोधी हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये हार्मोन सूचना या आवेग की संचरण की गति को बढ़ाते हैं, तो ये इस प्रकार के हार्मोन है जो गति को घटाएंगे, ठीक है, गति को घटाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हैं इसमें, अगर इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे एसिटाकोलिन, ये नाम आपको याद रखते हैं, शायद हो सकता है कि प्रश्न ऐसे भी पूछ ले कि इन निम्न में से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो है ना, एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एफ्रिनेफ्रिन, ठीक है, एफ्रिनेफ्रिन ये हो गया, ठीक है, नॉर एफ्रिनेफ्रिन जो होते हैं वो भी होते हैं। तो ये तीनों किस प्रकार के हुए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हुए, ठीक है। अगर इधर बात करें ये तंत्रिका विरोधी हार्मोन, तो इसमें एक ही नाम याद रखना है, जैसे गाबा, जिसको बोलते हैं गाबा अमीनो ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इस चैप्टर को पूरा बारीकी से, मतलब इस टॉपिक को हमने पूरा बारीकी से पढ़ा, और जो इसके इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज़ भी करते रहिए, और नोट्स आप बना रहे हैं तो उनको प्लीज़ 1 से 2 बार रिवाइज़ करते रहिए, तो फिर ये जल्दी ही याद हो जाएंगे। कहते हैं कि जो चीज़ जिस समय सुनी जाती है, अगर उसके नेक्स्ट डे उसको एक बार फिर से देख लिया जाए तो वो चीज़ फाइनली हमारे माइंड में बैठ जाती है, फिर उसके भूलने के चांसेस कम होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट अब हम हमारा कल नया तंत्र स्टार्ट करेंगे, तो इन 2 तंत्र जो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, उन दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं बीच बीच में, जहां मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, उनको तो प्लीज़ आप सरसरी नज़र से 5-5 मिनट हर रोज़ देखते रहिएगा, ताकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए और वहाँ साइंस का सिलेबस हो तो आपको सिर्फ 10 मिनट में ही ये मतलब पूरे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। थैंक यू।